हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारत की मिट्टियाँ यानी भारत में जो विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं उन सभी मिट्टियों के बारे में जो पिछले यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ और अदर स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े जो फैक्ट हैं उन पर भी हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये सभी जो प्रश्न हैं, यदि आप इन प्रश्नों को भी अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो आने वाले परीक्षा में इनसे ज़रूर इनसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाता है। जहाँ तक है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इससे बाहर क्या प्रश्न जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से प्रश्नों को देखिएगा और उत्तर करने का प्रयास कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत में हम पहले जो शुरुआत करेंगे, जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, पहले इस मैप में आप देखिए। जो आप इस ब्लैक स्पॉट्स देख रहे हैं, ये सभी काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र हैं। काली मिट्टी का ये प्रमुख क्षेत्र है और कुछ छिटपुट जगहों पर ये फैला हुआ है। देखा जाए तो ये विशेषकर ज़्यादातर महाराष्ट्र जो है, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, इसके बाद मध्य प्रदेश, गुजरात और कुछ हिस्सों में ये आंध्र प्रदेश तक चला जाता है और कर्नाटक वाले हिस्से में। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। और आपको बता दें, काली मिट्टी को जो विभिन्न नामों से जानते हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है। इन्हें हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इसके बाद इसे हम कपासी मिट्टी कहते हैं। कपासी मिट्टी, क्योंकि ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। इसके बाद इसका एक और नाम है जिसे हम ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा एक और नाम है, इन्हें भी याद रखिएगा, ट्रॉपिकल चेरनोजेम। ठीक है, ये आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। और इसका निर्माण जो हुआ है इन क्षेत्रों में दक्कन ट्रैप के जो प्रकार की चट्टानें हैं उन चट्टानों के अपर्दन और अपक्षय से बना हुआ है। और ये जो दक्कन का पठार है, दक्कन ट्रैप जिस दक्कन का पठार है, ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों से, इन बेसाल्ट चट्टानों के टूटने, अपर्दन और अपक्षय से ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, आपको और बता दें कि इनमें जो पाए जाने वाले तत्व हैं इन्हें भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इनमें लोहा हो गया, लोहा, चूना, कैल्शियम और पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है। क्या क्या? लोहा, चूना, कैल्शियम और पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इनकी अधिकता पाई जाती है काली मिट्टी में। जबकि नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन और फास्फोरस और जैविक पदार्थों की क्या होती है, इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है। और ये जो काली मिट्टी का जो काला रंग है वो किस वजह से है, यदि प्रश्न पूछा जाए तो उसे बोलेंगे टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट एवं कुछ थोड़ा बहुत इसमें जीवों के अंश पाए जाते हैं। ठीक है, अब आइए इनसे जो
कुछ इनकी विशेषता हैं, उन विशेषता को भी जान लेते हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहली विशेषता है कि ये तीव्र जल धारण क्षमता होती है, तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। इसके बाद ये भीगने के बाद जब भीग जाता है तो ये ठोस और चिपचिपी हो जाती हैं, ठोस और चिपचिपी हो जाती हैं। इसके बाद सूखने पर ये आकुंचित एवं दरार युक्त हो जाता है, दरार युक्त। ठीक है। इसकी एक और विशेषता है, इसे हम इस दरार युक्त होने की वजह से इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है। चलिए अब इनसे जो जुड़े प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे गए उन सभी प्रश्नों पर हम बातचीत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्माण हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, रेगुर मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है। तो ये आपका बिदरी, जिसे हम फिसर, और ज्वालामुखी चट्टान, क्योंकि ये जो दक्कन का पठार है वे किससे निर्माण हुआ है, तो ये ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। ठीक है। और इसी जो उनका दक्कन ट्रेप के अपक्षय और अपर्दन की वजह से, ठीक है, ये दक्कन ट्रैप जो है बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है और बेसाल्ट एक तरह से ज्वालामुखी उद्गार है, तो इसकी अपक्षय अपर्दन की वजह से ये काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, रेगुर किसका नाम है। तो हमने देखा काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी भारत के किस राज्य में इसका ज़्यादा विस्तृत है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, ज़्यादातर हिस्सों में ये जो है महाराष्ट्र में है। काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाती है। तो इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आइए, कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है कि दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टी काली होती है। बिल्कुल सही है। उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में, तो प्रचुर मात्रा में नहीं, बिल्कुल थोड़ा बहुत पाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कथन सही है, कारण इसकी गलत हैं। सी ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो वो है रेगुर मिट्टी, जिसे हम काली या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जो करेवा है वो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये करेवा कहाँ पर पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा, ये हिमालय क्षेत्रों में करेवा जो है हिमनद, यानी जो हिमालय में हिमनद हैं वहाँ पर उसके चिकनी मिट्टी या दूसरे पदार्थ के जो हिमोड़ हैं वो नदियों में जमा हो जाता है। फिर उनमें हम करेवा, जिसे हम जाफरान या देसी केसर कृषि के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ये प्रश्न पूछा गया है, आप इसमें ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, तो बिल्कुल सही है। उनमें जैव प्रचुर, तो ध्यान रखिएगा इसमें प्रचुर मात्रा में इसकी नहीं पाई जाती है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही पर आर क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन और जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये गलत है। इसका मतलब ए सही है, ए सही है और आर इसमें गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, ये कपास की काली मृदा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, काली मिट्टी। लावा मिट्टी पाई जाती है, तो लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार में। लावा मिट्टी को ही हम काली मिट्टी भी कहते हैं या फिर ज्वालामुखी। जो मालवा के पठार जो है दक्कन ट्रैप
जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, जो कि ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न हुआ है। और मालवा पठार की प्रमुख जो मिट्टी है वो कैसी मिट्टी है, तो वह है काली मिट्टी। ठीक है। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। तो ये किस मिट्टी की विशेषता है, तो है वह आपका काली मृदा की। ठीक है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो झारखंड में विशेषकर ये राजमहल की पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती हैं। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, विशेष ध्यान रखिएगा, कथन सही नहीं है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, ये बात सही है। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से ये एक परिपक्व मिट्टी है, ये भी सही है। इसके बाद तो ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं छूट गया है। तो इस प्रश्न में देखिए तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है सी ऑप्शन है, आप ध्यान से सुनिएगा सी ऑप्शन को, कि काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है, तो ये भी सही हो जाएगा। और जो डी ऑप्शन है कि काली मिट्टी हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा काली मिट्टी जो है हिमालयन क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है। तो यही आपका जो है सही नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे अब हम बात करेंगे भारत में जो लैटेराइट मिट्टी है। तो भारत में जो लैटेराइट मिट्टी है, देखिए जहाँ पर अत्यधिक वर्षा वाला स्थान है, अत्यधिक वर्षा की वजह से वहाँ की मिट्टी के अपरदन की वजह से वहाँ का जो जीवाश्म है, या कह सकते हैं वहाँ का जो उपजाऊ मिट्टी है, उस वर्षा की वजह से कट जाता है। तो ये सब का लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। लैटेराइट मिट्टी जो है ये लैटिन भाषा के लेटर से बना हुआ है, और इस लेटर का जो अर्थ होता है इसे हम कहते हैं ईट। ठीक है। ये जो लेटर यानी ईट लैटेराइट मिट्टी है, ये मिट्टियाँ जो है मक्खन की तरह भांति मुलायम होता है, जिन पर सूखने के बाद काफ़ी क्या हो जाती है, कड़ी और ढेलेदार हो जाती हैं, तो ये उन क्षेत्रों में पाई जाती है, ज़्यादातर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, क्योंकि ज़्यादातर उन वर्षा वाले स्थानों में ही पाया जाता है। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस मिट्टी में लौह जो ऑक्साइड है, लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। यानी कि लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि इसमें नाइट्रोजन जो है, फास्फोरस अम्ल है, या फिर पोटास है, चूना हो गया, और या फिर कार्बनिक तत्व जो हैं, कार्बनिक तत्वों की इसमें क्या होती है, कमी होती है। ठीक है। कार्बनिक तत्वों की क्या होती है, इसमें कमी होती है। और ये मिट्टियाँ आप देख सकते हैं भारत के किन राज्यों में, ज़्यादातर ये केरल का जो तट है और पश्चिमी घाट हैं, उन घाटों पर हमें देखने को मिलता है। और तमिलनाडु का जो पूर्वी तमिलनाडु का जो तट है, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। बात उड़ीसा के तट पर देखने को मिलेगा, उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तट पे। इसके बाद छोटा नागपुर पठार के साथ साथ आपको मेघालय शिलांग का पठार जो है, ठीक है, इन क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिलेगा। आइए हम इन प्रश्नों पर बात करते हैं। भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, तो सही है, लाल रंग की होती है। नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी दूसरा हमारा जो कथन है वो गलत हो जाएगा। यदि दूसरा कथन गलत हो गया तो इसे एलिमिनेशन मेथड से करें तो आपका ये तीनों ऑप्शन कट जाएगा, सी बच जाएगा 1 और 4। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की खेती क्या होती है, अच्छी उपज होती है, यानी 1 और 4 इसमें सही उत्तर है। आगे बात करते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें कपास, चावल, रागी
गन्ना, दाल, चाय, कहवा, टेपियोका, काजू आदि जो विभिन्न कृषिगत खेतियाँ हैं इनमें की जाती हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है। लेटराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा भी और ताप भी अधिक होता है, तो ये सही हो जाएगा। लेटराइट मृदा जैविक यानी ह्यूमस समृद्ध होता है और पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में पाई जाती है, तो इसमें ये बात गलत हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में तो पाई जाती है, जबकि ये जैविक इसमें समृद्ध नहीं होता है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें केवल पहला ही सत्य है कथन। आगे बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र उसके कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में कम है। अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरल या लेटराइट प्रकार की है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, ए सही है पर किंतु आर गलत है। आगे हैं कि लेटराइट मिट्टी मिलती है, तो लेटराइट मिट्टी हमें देखने को पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य क्या है, किन क्षेत्रों में। तो ज़्यादातर ये जो है आपका मालाबार यानी जो केरल का जो तट है वहाँ पर हमें लेटराइट मिट्टी देखने को मिलता है। निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है। वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं, ये तो सही है। वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियाँ हैं, ये भी। उनकी उर्वरता कम होती है, तो उनमें चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। बाकी इसमें उर्वरता कम होती हैं, अपक्षालित मिट्टियाँ हैं और आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों में मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरिक्त का मतलब अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो होने के कारण उर्वर होती है, तो किस प्रकार की मिट्टी है, तो लेटराइट, क्योंकि लेटराइट में जैसा हमने देखा है कि लोहे और एल्युमिनियम का अंश जो है ज़्यादातर पाया जाता है। इसमें किसका, लोहे और लौह का अयस्क पाया जाता है और साथ साथ एल्युमिनियम का भी अयस्क पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे भारत में जलोढ़ मृदा की। ठीक है, भारत में जलोढ़ मृदा की, ये जो आप भारत के मैप में ये पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में हमें जलोढ़ मृदा देखने को मिलता है और इसके साथ साथ पश्चिमी और जो पूर्वी तट का जो है तट्टी वाला हिस्सा है वहाँ पर भी हमें जलोढ़ मृदा है। इसके साथ साथ कुछ नदियों में पाया जाता है, जैसे आपका नर्मदा नदी हो गया, नर्मदा नदी घाटी में, ताप्ती नदी घाटी में, इसके साथ ही महानदी घाटी में और गोदावरी नदी घाटियों में, कृष्णा नदी घाटी में, कावेरी नदी, इन नदी घाटियों में भी हमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला मृदा है वो जलोढ़ मृदा ही है, जो कि 33.5% है और पूरे भारत के जो क्षेत्रफल है उसका लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और भारत के ये विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें कि इधर देखें तो पंजाब से लेकर असम तक, ठीक है, पंजाब तक असम तक लेकर फैला हुआ है। इसके साथ साथ इन पश्चिमी और पूर्वी तट में और कुछ नदी घाटियों में भी पाई जाती है। देखा जाए तो जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा में पोटास और फास्फोरिक एसिड, चूना और जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु इसमें जो है नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें जो
फलीदार फसलों की खेती के लिए हमें नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के लिए आवश्यकता पड़ेगी, तो हमें इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़े, नाइट्रोजन डालने की। और ये चावल हो गया, गेहूँ हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, मक्का हो गया, तिलहन हो गया, फल और साग सब्जियों के लिए खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है। दोमट जो मिट्टी होती है इनमें क्या पाई जाती है, 40% इसमें बालू होता है और 40% इसमें मृत्तिका जिसे हम क्ले कहते हैं, और 20% जो है वो गाद को हम पशु कण कहते हैं, सिल्ट जिसे कहते हैं। तो इनकी जो प्रतिशत की मात्रा होती है इन दोमट मिट्टी में। और ध्यान रखिएगा, जो बलुई दोमट मिट्टी होती है इनमें जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है। कारण क्या है, क्योंकि इसमें रवे जो हैं, कण जो हैं भारी होते हैं और बड़े होते हैं। जलोढ़ मृदा इसे हम दो वर्गों में बांटते हैं। एक तो इसमें नवीन जलोढ़ मृदा होता है और एक पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। यानी नदियों में जब बाढ़ आता है तो नदियों का जल जहाँ तक पहुँच पाता है तो वहाँ पर नवीन मिट्टियाँ पाई जाती हैं, उसे नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। और जहाँ तक जल पहुँच नहीं पाता है उन दूर क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी होती है, पुरानी, जिसे हम बांगर कहते हैं। ठीक है। जलोढ़ एक नवीन हो गया और एक बांगर हो गया। तो नवीन जो जलोढ़ मृदा होती है ये काफ़ी उपजाऊ होती है, जबकि पुरानी जलोढ़ मृदा होती है ये अनुपजाऊ होती है। इसके साथ ध्यान रखिएगा, भाबर क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जब नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं तो उन तराई के क्षेत्र में बड़े बड़े बोल्डर्स पाए जाते हैं और नदियाँ उन क्षेत्रों में, भावर वाले क्षेत्रों में नदियाँ समा जाती हैं। उसके बाद पुनः तराई वाले क्षेत्र में हमें नदियाँ देखने को मिलता है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न कैसे इसमें पूछा जाएगा, इस पर हम बात करते हैं। प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि जलोढ़ मृदा या फिर जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों से कौन सा कथन सही है। यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग का 14%, तो नहीं 14% नहीं, बल्कि हमने बताया कि 33.5%। ये मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। यह मिट्टी रे थूर चौपन, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये अम्लीय मृदा को कहा जाता है। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं है, तो गलत है। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, जो कि मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें पोटास हो गया, ठीक है, पोटास हो गया, फास्फोरिक एसिड हो गया, चूना हो गया और जैविक पदार्थ भी पाया जाता है। सिर्फ ध्यान रखिएगा इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है। आगे प्रश्न चलते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो जलोढ़ मृदा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, तो नदियों द्वारा मिट्टी जो बनाया है वो है आपका जलोढ़ मृदा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, तो है आपका सी ऑप्शन जलोढ़ मृदा। आगे है, भारत में सबसे बड़ी वर्ग कौन सी मृदा है, तो सबसे अधिक मृदा जो पाया जाने वाली मिट्टी है उसे हम कछारी या फिर जलोढ़ मृदा कहते हैं, जिसकी पूरे देश में इनकी मिट्टियों की प्रतिशत जो है 33.5% है। ठीक है। और 11 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये पंजाब से लेकर असम तक विशाल मैदानों में फैला हुआ। साथ साथ ये नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी घाटियों में भी पाया जाता है। निम्नांकित में कौन सा मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है, तो वह है जलोढ़ मृदा। गंगा के मैदानी पुरानी कछारी मृदा क्या कहलाती है, तो उसे हम बांगर कहते हैं। पुरानी मृदा को बांगर और नवीन जो मृदा है उसे खादर कहते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जलधारण क्षमता सबसे कम है, तो वह है आपका बलुई दोमट मिट्टी को। दोमट लोम मिट्टी में मिट्टी कौन सा कण मिलता है, तो इनमें सभी प्रकार के कण पाए जाते हैं, यानी चिकना कण, बालू कण और पशु कण। ठीक है। जिनमें जो 40% होता है वो बालू के कण होते हैं, 40% क्ले
कण होते हैं मृत्तिका, और 20% जो गाद के कण पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम भारत के जो प्रमुख कुछ और मिट्टी हैं जिनमें हम देखेंगे, जिसके अंतर्गत लाल मृदा हो गया, पर्वतीय मृदा हो गया और मरुस्थलीय मृदा हो गया। पहले आपको देख लीजिए भारत में कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ऊपर दिखाया गया ये जो है पर्वतीय मृदा है। ठीक है, इस तरह से जो दिखाया गया है वो है आपका पर्वतीय मृदा। इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका जलोढ़ मृदा है, और ये वाला मरुस्थलीय मृदा है, ये आपका दक्कन ट्रेप वाला काली मृदा है। ठीक है, और ये वाला जो है आपका लाल मृदा है, जबकि जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये आपका लैटेराइट मृदा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पर्वतीय मृदा कौन सा है, जलोढ़ मृदा, लाल मिट्टियाँ, काली मिट्टियाँ, लैटेराइट और बलुई मिट्टी। ठीक है, तो बलुई मिट्टी उन क्षेत्रों में पाया जाता है जिसे हम मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में, लाल मृदा आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, काली मिट्टी महाराष्ट्र के क्षेत्र में और जलोढ़ मृदा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। ठीक है, तो आप इसे मिला लीजिएगा। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? बी ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो है उसका कैल्शियम की। निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो है आपका मटर। यानी जो दलहनी फसल होती हैं वो फसल में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है, इसलिए हम फसल को चक्र में एक बार मटर की खेती, जिसमें कि अल्फाल्फा हो गया, ड्राई बीन्स हो गया, गारबेंजो बीन्स हो गया, या फिर मटर, सोयाबीन, उड़द आदि, इन खेतों का यदि हम फसल करते हैं तो उनमें नाइट्रोजन की स्थिरीकरण क्या होगा? बढ़ जाएगा, जिससे कि हमें खेतों में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए इनमें कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द। उड़द यानी जो नाइट्रोजनी फसल होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते समय आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? वो फेरिक ऑक्साइड की विद्यमान। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वो कौन सी है? तो उनमें है आपका डी यानी जस्ता। अगला प्रश्न है, हिमालय के मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र में वनाच्छादित है। तो ह्यूमस की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और हिमालय में सर्वाधिक वनाच्छादित होती है। तो इसमें ये गलत हो जाएगा, ह्यूमस की मात्रा उतनी नहीं पाई जाती है, बल्कि हाँ हिमालय में सर्वाधिक वनाच्छादित है। तो ए गलत हो जाएगा और आर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। करेवास मृत्तिका जो जफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है वो पाई जाती है तो कश्मीर हिमालय में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो है आपका सबसे अधिक धारण करने की क्षमता होती है वो होती है चिकनी मिट्टी में। ठीक है, चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, बल्कि बलुई मिट्टी में जो होती है कम होती है। इनमें चिकनी मिट्टी में 50% से गाद होते हैं और 50% तक इसमें बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिमी से कम होता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मृत्तिका। यानी कि साइज के हिसाब से इनमें बांटा गया है। जैसे मृत्तिका हो गया तो इनकी साइज होती है 0.002 से कम मिमी से, गाद का व्यास होता है 0.002 मिमी से 0.06 मिमी के मध्य, और महीन बालू या रेत का व्यास होता है 0.06 मिमी से लेकर 2 mm के मध्य होता है। यानी जो सबसे छोटा उसमें होता है मृत्तिका का होता है व्यास होता है। मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है और मिट्टी के रेत में मात्रा अधिक होती है, मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। ये सभी तो कथन इसमें सही हो जाएगा। और जिनमें सही नहीं वो है, ये मिट्टी अधिकांश
भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कान्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर होती। ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है? ऊसर मिट्टी, अब हम देख रहे हैं अम्लीय और क्षारीय मृदा के संबंध में जो प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों को हम बात कर रहे हैं। तो इनकी पीएच वैल्यू जो होती है 7, पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है और इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो ये 2 और कथन सही है। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, सामान्य फसलों में उगाने वाली मिट्टी का जो पीएच वैल्यू होना चाहिए वो 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। ठीक है, और अत्यधिक यदि अम्लीय मृदा में फसल अच्छे से उगते नहीं हैं। अगला है कि सामान्य फसलों उगाने के लिए उर्वरक पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, लाइम। ठीक है, और लाइम को हम क्या बोलते हैं? चूने कहते हैं, चूना। इसके बाद मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान के लिए खेतों में किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। यानी अम्लीयता के लिए चूने का और क्षारीयता के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और जिप्सम का जो सूत्र होता है वो है कैल्शियम सल्फेट। आगे है, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो है जिप्सम। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है तो किन क्षेत्रों में? उत्तर प्रदेश में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? तो है आपका गुजरात में। ठीक है, लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो गुजरात में है। मृदा का लवणीय भवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होते हैं। और सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, कुछ मृदाओं का अपारगम बना देता है। और निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय के बागानों के लिए उपयुक्त है? तो इस मिट्टी में जो सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है चाय के बागानों के लिए, तो वो है आपका अम्लीय मृदा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में मृदा अपरदन का सबसे गंभीर समस्या है? तो शिवालिक के पहाड़ी पात क्षेत्रों में। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है? तो है आपका चंबल घाटी। और मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन के लिए मिट्टी का कटाव की समस्या सबसे अधिक है? तो सी ऑप्शन सही है, मुरैना। चंबल घाटी के खोह खंडों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस पारुक का अपरदन है? तो वो है आपका अवनालिका अपरदन। और सबसे यहाँ पर क्रम दिया हुआ है, किस क्रम में सबसे अधिक ज़्यादा हमको अपरदन देखने को मिलता है? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, असफाल अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन। अब हाँ, तो देखिए ध्यान से, दिया है कि मृदा अपरदन प्रक्रिया, तो इनका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले ये कैसी प्रक्रिया होती है? फ्लैश इरोजन होता है। उसके बाद धीरे धीरे उसका सीट इरोजन होने लगता है। फिर धीरे धीरे छोटे नली जैसा बनने लगता है, जैसे रील अपरदन करते हैं। और इससे बड़ी जो होती है उसे अवनालिका अपरदन, जैसे गली इरोजन कहते हैं। और यदि इससे भी बड़ा हो जाए तो हम इसे धारा चैनल अपरदन या फिर स्ट्रीम चैनल इरोजन कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर ऑप्शन ए, सोरगम, जिसे हम ज्वार कहते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का तरीका नहीं है? तो है आपका बीज संशोधन, बल्कि फसल चक्र हो गया, मिश्रित खेती हो गया, बहुफसली खेती हो गया, ये सभी उपयुक्त माना जाता है। जबकि जो पर्याप्त उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है तो वह बीज संशोधन। अगला प्रश्न है, फसल चक्र आवश्यक क्यों है? तो यह मृदा की उर्वरता शक्ति को वृद्धि हेतु। ठीक है। मृदा संक्षारण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी सस्यावर्तन, फसलों का हेरफेर, वेदिका निर्माण, टेरेसिंग और वायुरेद। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन बी, वन उन्मूलन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो किसकी वजह से? किससे? वन रोपण, यानी वन पौधों को लगाकर। अगला प्रश्न, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, तो यह है आपका वन रोपण से। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी भूमि की कम या शून्य जुताई, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग और फसल अवशेष की खेत में रहने नहीं देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे आपके भारत के जो मिट्टियों से प्रश्न जो पिछले कुछ एग्जामों में पूछे गए थे, उन प्रश्नों पर हमने चर्चा किया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम जल्दी ही अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे जिसमें हम भारत के प्राकृतिक वनस्पतियों को पढ़ेंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी ही अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।